नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो उसे मूल संविधान कहते हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो उसे मूल संविधान कहते हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और इनमें से कुछ अनुच्छेद ABC करके जोड़े गए। तो वर्तमान संविधान में 470 से भी ज़्यादा अनुच्छेद हैं। अर्थात जो अनुच्छेद जोड़े गए वो 395 अनुच्छेद में ही ABC करके जोड़े गए। ठीक है, तो इनमें से जो भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं उन्हें हम आज पढ़ेंगे। और जो वो 395 अनुच्छेद हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी अनुच्छेद याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे से हम याद कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम उन 22 भागों को भी देखेंगे। ठीक है, क्योंकि उन 22 भागों में ही 395 अनुच्छेद को रखा गया है। सबसे पहले इस पहले भाग पे, क्योंकि 22 भागों में रखे गए हैं तो पहले भाग पर चलते हैं। पहला भाग है संघ एवं इसका क्षेत्र, और जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। ठीक है, संघ एवं इसका क्षेत्र, यह आर्टिकल 1 से 4 तक है। ठीक है, इस भाग में स्टार्टिंग के 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 में है भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। इसके बाद दूसरा आर्टिकल, दूसरे आर्टिकल में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, जो कोई भी नया राज्य अगर भारत में मिलाया जाता है, ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान का कोई क्षेत्र है उसे भारत में राज्य के रूप में मिलाया जाता है, तो आर्टिकल 2 के तहत उसका नए राज्यों का प्रवेश होगा और उसकी स्थापना होगी। ठीक है, इसके बाद में अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 में क्या है? नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम परिवर्तन। ठीक है, जैसे किसी भी राज्य का नाम है, कोई किसी राज्य का नाम है या कोई पुराना राज्य है, उनके क्षेत्रफल, सीमा में या नाम में परिवर्तन होता है तो वो अनुच्छेद 3 के तहत होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि भाग वन में जो आर्टिकल 1, 2, 3 है ये राज्य से रिलेटेड है। इसके बाद हम चलते हैं भाग 2 पर। भाग 2 में है नागरिकता, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक है और इसमें है नागरिकता। ठीक है, देखो इससे इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इसके बाद में भाग 3, भाग 3 में है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार बहुत इम्पोर्टेंट है। भाग 3 जो है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक है और इसमें है मौलिक अधिकार। ठीक है, भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र, 2 में नागरिकता, 3 में मौलिक अधिकार। तो आप इसे याद कैसे करोगे? अगर आप किसी राज्य में जाते हो तो वहाँ पे रहोगे, तो भाग 1 में है राज्य से रिलेटेड, संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। दूसरे भाग में इसके बाद आप किसी राज्य में रहोगे, तो रहोगे मतलब वहाँ की नागरिकता लेनी पड़ेगी, तो भाग 2 में है नागरिकता। और भाग 3, अब वहाँ पे जब आपको नागरिकता मिल जाएंगे तो आपको कुछ मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स भी मिलेंगे, तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार। ठीक है, आपको स्टार्टिंग के 3 भाग ऐसे याद रखने हैं कि पहले हम किसी राज्य में जाएंगे तो भाग 1 में राज्य से रिलेटेड है। भाग 2 मतलब वहाँ पे जाएंगे तो नागरिकता मिलेगी तो भाग लेनी पड़ेगी, या तो भाग 2 में नागरिकता, और हमें तीसरे में मौलिक अधिकार मिलेंगे, तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार हैं, आपको लगेगा कि कितने सारे हैं भाई, ये तो इतने सारे मौलिक अधिकार बता रहे हो। एक बार मैं बताऊंगा और आपको ये सारे मौलिक अधिकार याद हो जाएंगे। देखो, मैं चाहता तो मौलिक अधिकार की ऐसे कह देता कि मैंने वीडियो बना रखी है, आप वहां से देख लो, लेकिन नहीं, जो इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार है वो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। ठीक है, और उन्हें याद कराने की भी गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से बस देखते रहो। अनुच्छेद 14 में है कानून और विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून की नजरों में सभी एक समान है। अनुच्छेद 15 में है जाति, धर्म, लिंग,
जन्म स्थान आदि के विभेद पर रोक, अर्थात किसी की जाति, धर्म और लिंग या जन्म स्थान पर कोई हम विभेद नहीं करेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। फिर इसके बाद आर्टिकल 16 है। आर्टिकल 16 में नौकरी मतलब जॉब, ठीक है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब कि सभी को समान अवसर दिए जाएंगे नौकरी में। इसके बाद में अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। इसके बाद में आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत। देखो, शिक्षा और सेना के क्षेत्र को छोड़कर किसी भी अन्य क्षेत्र में कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। अब मैंने आपको ये 5 आर्टिकल बताए हैं। पहला, कानून के समक्ष समानता, आर्टिकल 15 में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के विभेद पर रोक, 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता, 17 में अस्पृश्यता का अंत और 18 में उपाधियों का अंत। अब इसे कैसे याद करना है? देखो, इसे याद करने की सिर्फ एक ट्रिक है कि आपको इनके कीवर्ड याद रखने हैं। आप पूछोगे कीवर्ड कैसे याद रखने हैं? तो कीवर्ड ऐसे याद रखने हैं कि आर्टिकल 14 में का आप कानून उठा लो, ठीक है, आपके माइंड में आएगा कानून, तो कानून या विधि के समक्ष समानता। 15 का हम जाति उठा लेते हैं, जाति, धर्म, लिंग के जन्म स्थान आदि के विभेद पर रोक। और 16 का हम जॉब उठा लेते हैं, जॉब मतलब नौकरी। और 17 का अस्पृश्यता और 18 का उपाधि। आपको क्या करना है? कानून, जाति, जॉब, अस्पृश्यता, उपाधि। अपनी 5 उंगलियों पे कानून, जाति, जॉब, अस्पृश्यता, उपाधि ऐसे याद करना है। आप कहीं भी घूमने जा रहे हो, कानून, जाति, जॉब, अस्पृश्यता, उपाधि, कानून, जाति, जॉब, अस्पृश्यता, उपाधि, मतलब जहाँ पे भी आप जा रहे हो, ठीक है, एक बार बस इतना रटना है कि कानून, जाति, जॉब, अस्पृश्यता, उपाधि। अगर आप ऐसे रट लेते हो तो आपको 110% कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 14 में कानून मतलब कानून या विधि के समक्ष समानता। 15 में जाति मतलब जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के विभेद पर रोक। 16 में है जॉब मतलब नौकरी मतलब लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17 में है अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत। 18 में है उपाधि मतलब उपाधियों का अंत। ठीक है, याद हो गई। इसके बाद में 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब हम 20, 21, 22 को एक साथ याद करेंगे। देखो कितने अच्छे से याद होंगे, एक बार देखो तो सही। 20 में है अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, ये अपराधी को लेकर है, गिरफ्तारी को लेकर है। ठीक है, 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और 22 में है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। 20 में है अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 22 में है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। आप तो बोल रहे थे कि ये आसानी से याद हो जाएंगे, तो कैसे याद करें? तो उसका इलाज हमारे पास है। कोई भी पहले अपराध करता है, उसके बाद वो पुलिस से जान बचाने के लिए भागता है, अपने प्राण बचाने के लिए, और उसके बाद कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं तो वो गिरफ्तार हो जाता है। हो गया याद? ठीक है, 20 में अपराध किया, 21 में प्राण बचाए, 22 में गिरफ्तार। ऐसी याद करने हैं जैसे मैंने बताया ना, कानून, जाति, जॉब, अस्पृश्यता, उपाधि। फिर 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और 20, 21, 22 में क्या है? पहले अपराध किया, फिर प्राण बचाए, और 22 में गिरफ्तार कर लिया। बस सिंपल है, कुछ मतलब ज्यादा कोई रॉकेट साइंस थोड़ा ही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बिल्कुल याद हो गया। 20 में अपराध, 21 में प्राण बचाए, 22 में गिरफ्तारी। 20 में अपराध, 21 में प्राण बचाए, 22 में गिरफ्तारी। 20 में अपराध, 21 में प्राण बचाए, 22 में गिरफ्तारी। याद है? 20 में अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। इसके बाद आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके बाद हम भाग 4 पर चलते हैं। भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है, और ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं DPSP। आप देखोगे कि DPSP में 4 लेटर्स हैं, DPXP, और उसी प्रकार भाग 4 में
राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। देखो जहाँ पर 40 लोग बैठ जाते हैं वहाँ पंचायत लग जाती है नहीं, बड़ी पंचायत में देखो 40 लोग हैं, ठीक है, तो 40 से आपको याद रखना है पंचायतें, ग्राम पंचायतों का संगठन 40, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ठीक है, जहाँ पर भी 40 लोग बैठे हैं पंचायत लग जाती है, जहाँ पर भी 4 लोग या 40 लोग बैठते हैं वहाँ पर पंचायत लग जाती है। इसके बाद में है अनुच्छेद 44, 44 में है समान सिविल संहिता या समान नागरिक संहिता, ठीक है, अनुच्छेद 44 में क्या है, समान सिविल संहिता। अब इसे कैसे याद करें भाई, हमने अनुच्छेद 40 को तो याद कर लिया कि कहीं पे 40 लोग बैठ गए तो पंचायत हो गई, लेकिन 44 को कैसे याद करें, तो इसका भी सिंपल फंडा है भाई, 4 4 एक समान है, 4 4 4 4 एक समान है, 44 को कैसे लिखेंगे, 4 4 44, ठीक है, तो एक समान है, देखो समान सिविल संहिता मतलब समान है तो 4 4 है, समान है 4 4 तो समान सिविल संहिता, ठीक है। अब कहीं पे भी आपको 4 4 दिखेगा, हाँ भाई ये तो समान है, समान सिविल संहिता है अनुच्छेद 44 में। तो इसके बाद में 45, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 में है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा। अनुच्छेद 45 में क्या है, 6 वर्ष से कम आयु की जो बच्चों की शिक्षा है वो राज्य का एक मौलिक कर्तव्य है कि वो 6 वर्ष से कम आयु की बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराए, ठीक है। अब आप इसे कैसे याद करेंगे कि भाई हमें कैसे पता चलेगा अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा है, तो इसका भी सिंपल सी ट्रिक है, 4 5 और 6, 6 से 6 वर्ष, 4 5 से 45 और 6 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों की शिक्षा, सिंपल है भाई। 40 में 40 लोग बैठ के पंचायत कर रहे हैं, 44 में एक समान सिविल संहिता है, 45 में 4 5 6 6 वर्ष से कम आयु की बच्चों की शिक्षा है, और 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण मतलब अलग अलग होना, कि मैं तुमसे अलग हूँ, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण कि मैं तुमसे अलग हूँ। तो कैसे याद करेंगे भाई, 50 में हमें कैसे याद होगा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण है, इसे याद करने का भी सिंपल ट्रिक है भाई, 50-50 है ना, 50 मार दी 50-50 मतलब 50-50 को कैसे कहते हैं ना, 50-50 हो गया भाई, आधा आधा हो गया 50-50, तो न्यायपालिका और कार्यपालिका को 50-50 कर दिया हमने, अलग अलग कर दिया, ठीक है। कोई भी समान है उसे हम तोड़ के उसे 50-50 कर देते हैं, उन्हें दोनों को अलग कर देते हैं, ठीक है। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण मतलब कि अलग अलग, कहीं पे लिखा है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण मतलब अलग अलग कैसे हैं, तो आपने सोचा अलग अलग मतलब कि दोनों को बराबर करना है, बराबर मतलब 50-50 मतलब अनुच्छेद 50, सिंपल है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति का प्रोत्साहन, अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति का प्रोत्साहन। भाग 4 के ए में और अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर जोड़े गए, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद में हम भाग 5 और भाग 6 को एक साथ चलते हैं। तो भाग 5 है, भाग 5 में संघ है, भाग 6 में राज्य है, भाग 5 52 से 151 तक है और भाग 6 152 से 237 तक है, ठीक। भाग 5 में हम राष्ट्रपति को देखेंगे और राष्ट्रपति की सहायता से हम राज्यपाल को याद करेंगे, ठीक है। जैसे संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। हम अलग अलग याद करते तो शायद हमें बहुत लेट हो जाती, हमें याद भी नहीं होती, ठीक है, याद हम इतना करते नहीं होता, लेकिन हम ग्रुप में आपको राष्ट्रपति याद कराऊंगा, आपको ऑटोमेटिक राज्यपाल भी याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ट्रिक कैसे है भाई। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन है, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य, राष्ट्रपति को कुछ शक्ति दी गई है और उनके कार्यों का वर्णन अनुच्छेद 53 में है। अनुच्छेद 54 में उनके निर्वाचन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 के तहत होता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति, 53 में शक्ति और 54 में निर्वाचन,
अब हम 52, 53, 54 में आप 101 जोड़ दो, ठीक है, 52, 53, 54 में आप 101 जोड़ दो तो राज्य के राज्यपाल की कार्य शक्ति और पद का वर्णन आ जाएगा। कैसे? 52 में 101 जोड़ोगे 153, 153 में है राज्यों के लिए एक राज्यपाल होंगी, ठीक है, उनका पद। 53 में जैसे 53 में शक्ति है तो उसमें 101 जोड़ दोगे 154 हो जाएगा। 154 में राज्यपाल की शक्ति है, 54 में 101 जोड़ दोगे तो 155 आ जाएगा। 155 में राज्यपाल का निर्वाचन है। अनुच्छेद 61 में है महाभियोग। राष्ट्रपति को जो महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 72 में है समाधान की शक्ति। किसी को मृत्युदंड दिया गया है और किसी को आजीवन कारावास दिया है तो राष्ट्रपति के पास उसे क्षमा करने की शक्ति होती है। राष्ट्रपति चाहे तो किसी की मृत्युदंड या आजीवन कारावास को माफ कर सकते हैं, ठीक है, क्षमा कर सकते हैं। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति क्षमा करेंगे, लेकिन अनुच्छेद 161 में राज्यपाल क्षमा करेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति क्षमा करेंगे और अनुच्छेद 161 में राज्यपाल क्षमा करेंगे। अनुच्छेद 85 में क्या है? लोकसभा विघटन की शक्ति, ठीक है। जो लोकसभा का विघटन है वो राष्ट्रपति करते हैं और वो प्रधानमंत्री की सहायता से करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन प्रधानमंत्री की सहायता से करते हैं, ठीक है, और उन्हें ये शक्ति दी गई है अनुच्छेद 85 के तहत। इसके बाद में अनुच्छेद 123 में है अध्यादेश, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना। अब आप पूछेंगे सर आप ये बताओ ये अध्यादेश होता क्या है? अध्यादेश के अंतर्गत जब लोकसभा और राज्यसभा की बैठक नहीं चल रही हो और देश को किसी कानून की आवश्यकता हो तब इस स्थिति में राष्ट्रपति हस्ताक्षर करके किसी कानून को बना सकता है, मतलब कि कोई अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश के अंतर्गत जब लोकसभा और राज्यसभा की बैठक नहीं चल रही हो और देश को किसी कानून की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट की कानून बनना चाहिए, उसकी आवश्यकता है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे और किसी कानून को बना देंगे और वो लागू हो जाएगा, ठीक है। ये होता है अध्यादेश। 123 में 1, 2, 3 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, लेकिन उसी प्रकार राज्यों का जो राज्यपाल होता है वो 213 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। देखो कैसे याद करोगे? 1, 2, 3, 1, 2, 3 का आप एक उठाओ और 2 और 3 के बीच में लगा दो तो राज्य के राज्यपाल द्वारा अध्यादेश बन जाता है। यही ट्रिक है, 1, 2, 3 का एक उठाओ और 2 और 3 के बीच लगा दो तो वो राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश बन जाएगा, अनुच्छेद 213। इसके बाद अनुच्छेद 143 इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति। राष्ट्रपति को अगर किसी मुद्दे पर सलाह की ज़रूरत है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा और उनके जज से सलाह ले सकते हैं मुफ्त एकदम, ठीक है, उनके पास शक्ति होती है। इसके बाद हम उपराष्ट्रपति पे चलते हैं। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन है और अनुच्छेद 64 में राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं उपराष्ट्रपति। इसके बाद में हम चलते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। तो आर्टिकल 74 और 75 को देखते हैं, ठीक है। आर्टिकल 74 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद बात एक ही है, ठीक है। तो अनुच्छेद 74 के साथ केंद्रीय मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद क्यों होती है? राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रपति की सहायता के लिए बनाई जाती है, ठीक है, और उसकी सहायता से ही वो शासन करते हैं और जिसके प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को हम वास्तविक प्रमुख कहते हैं, ठीक है, और जो हमारे संवैधानिक प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं जिन्हें हम नाम मात्र का प्रमुख कहते हैं। 74 के तहत है केंद्रीय मंत्रिपरिषद और 75 में है प्रधानमंत्री का वर्णन। अगर आप इसमें प्लस के 89 कर दो, अनुच्छेद 74 और 75 में 89 कर दो तो अनुच्छेद 74 में 89 प्लस करोगे तो 163 आ जाएगा। और 163 में क्या है? राज्यपाल की सहायता के लिए क्या होगा? राज्य मंत्रिपरिषद, ठीक है। 63 में राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद। उसी प्रकार जैसे अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री है, 75 में 89 प्लस कर दो तो क्या आएगा? 164 में है मुख्यमंत्री, ठीक है।
इसके बाद आर्टिकल 76 पर चलते हैं। 76 में है भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी होता क्या है? भारत का महान्यायवादी एक विधि सलाहकार होता है और इसकी जो शक्ति है उसी तरह होती है, मतलब कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज होता है ना, उसी लेवल के होते हैं ये भी। ठीक है, भारत सरकार को, मतलब सरकार को अपनी विधि कानून सलाह के लिए कोई एक व्यक्ति चाहिए होता है और हम उसे कहते हैं महान्यायवादी। ठीक है, प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है इनकी। प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति होती है भारत के महान्यायवादी की। तो अनुच्छेद 76 के तहत जिस प्रकार भारत का महान्यायवादी है, उसी प्रकार अनुच्छेद 165 के तहत राज्य का महाधिवक्ता होता है। ये भी विधि सलाहकार होता है। मतलब ये समझ लो कि जैसे सरकार, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उन्हें अगर की कानूनी सलाह की ज़रूरत है तो उनके पास एक एक होगा। जैसे केंद्र के पास महान्यायवादी होंगे और राज्य के पास महाधिवक्ता होगा। ठीक है, अब अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी है, इसमें आप 89 प्लस कर दोगे तो 165 में महाधिवक्ता हो जाएगा। तो आपको महान्यायवादी याद करना है, आपको महाधिवक्ता खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है, 74, 75, 76 में अगर 89 प्लस करोगे तो 163, 164, 165 आ जाएगा। ये राज्य स्तर पर है, ये केंद्र स्तर पर है। ठीक है, इसके बाद हम संसद और राज्य विधानमंडल को एक साथ देखेंगे। देखो, जिस प्रकार केंद्र में संसद होती है उसी प्रकार राज्य में राज्य विधानमंडल होता है। केंद्र स्तर पर कानून संसद में बनते हैं, राज्य स्तर पर कानून विधानमंडल में बनते हैं। तो हम संसद को याद करेंगे और हमें संसद याद करने पर राज्य का विधानमंडल खुद ही याद हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। अनुच्छेद 79 में है संसद, अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा और अनुच्छेद 81 में है लोकसभा। इसकी सबसे पहले ट्रिक तो ये है कि संसद का स उठाओ, राज्यसभा का र उठाओ और लोकसभा का ल उठाओ। संसद का स उठाओ, राज्यसभा का र उठाओ और लोकसभा का ल उठाओ। स र ल। ठीक है, संसद का स उठाओ, राज्यसभा का र उठाओ और लोकसभा का ल उठाओ। सरल। ठीक है, 79, 80, 81, 79, 80, 81। अगर आप 79 में 89 प्लस करोगे तो होगा 168, 168। ठीक है, तो जैसे 79 में संसद है उसी प्रकार विधानमंडल 168 में होगा। 80 में 89 प्लस करो तो हो जाएगा 169। इसमें है विधान परिषद। देखो, अगर किसी राज्य को विधान परिषद बनाना है या हटाना है, उसके संबंध में प्रावधान जो है वो 169 के तहत है। इसके बाद 81 में क्या है? लोकसभा। लोकसभा में आप 89 प्लस करो। इसके बाद है 81 में क्या है? लोकसभा। लोकसभा में आप 89 प्लस करो तो आ जाएगा अनुच्छेद 170 और 170 में क्या है? विधानसभा की संरचना। ठीक है, विधानसभा की संरचना। इसके बाद है अनुच्छेद 171 और अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना। अनुच्छेद 100 में है अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्णायक मत देने का अधिकार। 100 में क्या है? अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्णायक मत देने का अधिकार। कहीं पे ऐसा हो रहा है कि दोनों पक्षों के पास बराबर मत है तो अध्यक्ष महोदय क्या करेंगे? अपना एक मत देंगे, किसी भी साइड को जिता देंगे, ऐसे समझ लो। ठीक है, अध्यक्ष महोदय निर्णायक मत देंगे किसी भी पक्ष में। ठीक है, तो कहीं पे 50-50 हो रहा है तो 50-50 क्या हो जाएगा? 100 और 100 में है अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्णायक मत देने का अधिकार। इसके बाद है अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकार। संसद को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं जो अनुच्छेद 105 में है। इसके बाद है अनुच्छेद 108। 108 में क्या है? राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन, अर्थात संयुक्त अधिवेशन मतलब साथ में बैठक। राज्यसभा और लोकसभा की साथ में बैठक होती है। राष्ट्रपति महोदय संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं तथा इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। देखो, हमेशा याद रखना है, राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत है और राष्ट्रपति महोदय संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं तथा इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 10 पे चलते हैं। अनुच्छेद 10 में है धन विधेयक। ठीक है, अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक। इसके बाद अनुच्छेद 111 पर चलते हैं। अनुच्छेद 111 के पास वीटो पावर जो राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, निषेध अधिकार।
अनुच्छेद 111 में क्या है? वीटो पावर, निषेध अधिकार। इसके बाद अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 में बजट। बजट क्या होता है? वार्षिक वित्तीय विवरण, जो है अनुच्छेद 112 में है। इसके बाद 116 पर चलते हैं। अनुच्छेद 116 में लेखानुदान है। लेखानुदान क्या होता है? कभी कभी कुछ खर्चों का वर्णन बजट में नहीं किया जाता है, उसे अलग से बिल के रूप में लाकर संसद में पास कराया जाता है, और ऐसे बजट के प्रारूप को जो बजट में न होकर अलग से लाया जाता है उसे लेखानुदान कहते हैं। ठीक है, 112 में है बजट, 116 में लेखानुदान, और 117 में है वित्त विधेयक। 117 में क्या है? वित्त विधेयक। तो आपको कैसे याद करना है? 110 को और 117 को तो एक साथ याद करना है। 110 में है धन विधेयक, 117 में है वित्त विधेयक, और आपको 112 को 116 को एक साथ याद करना है। 12 में है बजट और 16 में है जो खर्चे बजट में नहीं लाए जाते उन्हें बिल बनाकर लेखानुदान के अंतर्गत लाए जाते हैं। तो 116 में लेखानुदान, बजट, लेखानुदान, धन विधेयक, वित्त विधेयक। इसके बाद हम सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को एक साथ याद करेंगे। देखो, अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है। ठीक है, अनुच्छेद 131 में जो सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार हैं, मूल आरंभिक अधिकार, वो अनुच्छेद 131 में अंतर्गत है। अनुच्छेद 137 में है न्यायिक पुनर्विलोकन। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, आपको अनुच्छेद 137 हमेशा याद रखना है कि अनुच्छेद 137 में न्यायिक पुनर्विलोकन है। अब इसे, ये न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है? देखो, यदि संसद द्वारा या कार्यपालिका सरकार द्वारा कोई ऐसा निर्णय लिया जाता है या कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो संविधान के अनुरूप नहीं है, ठीक है, तो अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट उस कानून की जांच करता है, और यदि वह कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता है या रोक देता है। क्या होता है? यदि संसद या कार्यपालिका सरकार द्वारा कोई ऐसा निर्णय लिया जाता है या कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो संविधान के अनुरूप नहीं है, तो अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट उस कानून की जांच करता है, और यदि वह कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज करके रोक देता है। ये है अनुच्छेद 137 के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन। इसके बाद अनुच्छेद 143 में मैंने आपको पहले भी बताया, जब राष्ट्रपति को पढ़ रहे थे, कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। इसके बाद हम हाई कोर्ट को देखेंगे। अनुच्छेद 214 के तहत राज्यों के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था है। देखो, इसे कैसे याद करोगे? 124 में सर्वोच्च न्यायालय, 124 का जो एक उठा के आप 2-4 के बीच लगा दोगे तो 214 बन जाएगा, और 214 में क्या है? राज्यों के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था। इसके बाद 216 में हाई कोर्ट का गठन है। इसके बाद 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था अनुच्छेद 231 के अंतर्गत आती है। इसके बाद हम चलते हैं कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखो, अनुच्छेद 148 के तहत कैग का वर्णन है। कैग का वर्णन कौन से अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 148 के तहत। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, और कैग का कार्य क्या होता है? सरकार द्वारा जो खर्च होता है उस धन का लेखा जोखा रखना तथा उसका परीक्षण करना। इसके बाद में है केंद्र राज्य संबंध। अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून बनाना। इसके बाद में 262, ठीक है, नदी जल विवाद। देखो, कभी कभी क्या होता है कि 2 राज्यों के बीच नदी जल विवाद हो जाता है, तो उसके संबंध में अनुच्छेद 262 है। ठीक है, तो अब इसके बाद में चलते हैं 263। ठीक है, 263 में क्या है? अंतर्राज्य परिषद। 263 में क्या है? अंतर्राज्य परिषद। देखो, अंतर्राज्य परिषद में क्या होता है? इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री होते हैं और उनका संयुक्त रूप से बैठक होती है।
ठीक है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इकट्ठे हो जाएंगे और केंद्र की ओर से हमारे प्रधानमंत्री आएंगे और उनकी संयुक्त बैठक होती है और वे कुछ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अंतर्राज्यीय परिषद होती है 263 के अंतर्गत। इसके बाद 266 पे चलते हैं। 266 में संचित निधि होती है। हम अनुच्छेद 266 और 267 को एक साथ पढ़ेंगे। 266 में है संचित निधि और 267 में है आकस्मिकता निधि। संचित निधि में क्या होता है, केंद्र द्वारा केंद्र के राजस्व को रखा जाता है। इसमें 266 में संचित निधि, 267 में आकस्मिकता निधि। इसके बाद में है 280 है वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों पर किया जाता है तथा इसका मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच करों का विभाजन करना होता है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, केंद्र और राज्यों के बीच करों का विभाजन करना। इसके बाद हम अनुच्छेद 312 और 315 को एक साथ देखेंगे। 312 में अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा में क्या होता है, IAS, IPS और IFS। अखिल भारतीय सेवा में कौन कौन सी सेवा आते हैं, जो IAS है, IPS है, IFS होती हैं, ये सारे अनुच्छेद 312 में होती हैं। और 315 में यूपीएससी का वर्णन अनुच्छेद 315 में मिलता है। ठीक है, तो 312 में अखिल भारतीय सेवा, 315 में यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग। इसके बाद अनुच्छेद 324 पर चलते हैं। अनुच्छेद 324 में क्या है, निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 324 में क्या है, निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 324 में क्या है, निर्वाचन आयोग। इसके बाद में हम चलते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति। इनके जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं उन पर चलते हैं। अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल्ड कास्ट और अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, SC और ST। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में पद आरक्षित SC ST के लिए। ठीक है, अनुच्छेद 330 में क्या है, लोकसभा में जो पद आरक्षित है SC ST के लिए, वो अनुच्छेद 330 में है। और अनुच्छेद 332 में है विधानसभा में जो पद आरक्षित है SC ST के लिए, वो अनुच्छेद 332 में है। इसके बाद अनुच्छेद 335 में है सेवाओं पद पर विशेष आरक्षण। जो SC ST को सेवाओं पद पर विशेष आरक्षण होता है वो अनुच्छेद 335 के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम देखेंगे 338 और 338 का A। ठीक है, अनुच्छेद 338 में है SC आयोग, अनुसूचित जाति आयोग। और अनुच्छेद 338 के A में है ST आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग। के बाद हम चलते हैं अनुच्छेद 340 में। देखो, अनुच्छेद 340 में है OBC आयोग। ठीक है, 338 में हुआ SC आयोग, 338 के A में हुआ ST आयोग और 340 में हुआ OBC आयोग। इसके बाद हमारी राजभाषा। अनुच्छेद 343 में हमारी राजभाषा है। ठीक है, अनुच्छेद 343 में हमारी राजभाषा है और राजभाषा के रूप में हमारी हिंदी है। अनुच्छेद 343 में हमारी राजभाषा है और हमारी राजभाषा के रूप में हिंदी है और लिपि देवनागरी है। ठीक है, तो याद रखना है कि हमारी राजभाषा के रूप में हमारी भाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है और 343 के अंतर्गत हमारी राजभाषा है। इसके बाद आपात उपबंध। ठीक है, आपात उपबंध पर चलते हैं। देखो, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात होता है। ठीक है, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन होता है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात होता है। 352 में राष्ट्रपति आपात है, आप उसमें 4 प्लस करोगे तो राष्ट्रपति शासन हो जाएगा और फिर 4 प्लस करोगे तो राष्ट्रपति वित्तीय आपात हो जाएगा। देखो, 52 प्लस के 4 56 प्लस के 4 60, 52 प्लस के 4 56 प्लस के 4 60। 352 में है राष्ट्रीय आपात, 356 में है राष्ट्रपति शासन और 360 में है वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात है, यह युद्ध, सशस्त्र विद्रोह और बाह्य आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। इसके बाद 356 में है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन राज्यों में जब संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाती है तो 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और इसके बाद है 360 वित्तीय आपात। देखो, वित्तीय आपात अभी तक किसी भी राज्य में नहीं लगाया जाता है, लेकिन वित्तीय आपात तब लगाया जाता है जब फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होती किसी राज्य की, तो वहाँ पे वित्तीय आपात लाया जाता है।
इसके बाद सबसे लास्ट में चलते हैं हम संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 368 में है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।